फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अपनी जेब गर्म करने के लिए बनाई गई है कश्मीर फाइल फिल्म। जी हाँ, बताएंगे दोस्तों क्या है मोदी का सीक्रेट। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य के हारने के बाद भी अखिलेश यादव बनाएंगे उन्हें सांसद। जी हाँ, उनको जो है यहां पर सांसद बनाया जाएगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, आपको बता दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नीतीश का फूटा गुस्सा, बगावत हो गई है दोस्तों। लगता है अब बिहार की सरकार गिरेगी। जो आंकड़े सामने आए थे वो सच हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने आखिरकार अपना काम कर दिया। बीजेपी को जितवाने में दोस्तों ओवैसी का बड़ा हाथ। बताएंगे किन किन सीटों पर ओवैसी ने अखिलेश यादव को जिन वोटों की जरूरत थी वो ओवैसी के प्रत्याशियों को मिले, बताएंगे आपको। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस होगी अब मजबूत। अब कांग्रेस पीछे मुड़कर नहीं बल्कि आगे देखेगी। कांग्रेस ने कर दिया ऐलान, अब पार्टी में कोई मतभेद नहीं रहेगा। जो मतभेद करेगा उसे सीधा बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मुकेश सहनी की बीजेपी को खुली चेतावनी। बोले उपचुनाव में लड़ाऊंगा अपने 25 नेताओं को, रोक सके तो रोक ले बीजेपी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें, मुसलमानों आपको बता दें, केरल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है। केरल कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि सिर्फ पंडित ही नहीं मारे गए थे, वहां पर 15,000 मुसलमानों को भी मौत के घाट उतार दिया गया था और यह सब कुछ आतंकवादियों ने किया था। इसके बारे में बताएंगे दोस्तों, कैसे फिल्म में सिर्फ अधूरी जानकारी दी गई है और यह सब कुछ मोदी सरकार के कहने पर हो रहा है, यह भी लिख लीजिए आप। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें शशि थरूर का ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला। बोले कांग्रेस के पास 700 विधायक है, बीजेपी के बाद कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है। आपको बता दोस्तों, दरअसल सत्ता में आने के बाद बीजेपी के पास 1000 विधायक है, तो वहीं पर कांग्रेस के पास 7,000 विधायक है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सॉरी, 700 विधायक है, उनके पास 1000 है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताया दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर आपका भयंकर प्रदर्शन, मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे, फटाफट अंदाज में बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अधूरी जानकारी देकर देश में दंगे फैलाने की साजिश, देश को गलत जानकारी दी जा रही है। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा, इन दिनों द कश्मीर फाइल्स को लेकर जगह जगह पर हंगामा हो रहा है। इस फिल्म पर सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है। सरकार के टैक्स फ्री करते से ही दोस्तों इस फिल्म में उन लोगों को भेजा जा रहा है जो लोग कहीं ना कहीं हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं, या फिर जो लोग दोस्तों हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री, इसने सबसे पहले तो दोस्तों सलमान खान और द कपिल शर्मा शो पर निशाना साधा। ये फिल्म का प्रोड्यूसर है विवेक अग्निहोत्री। इसने दोस्तों फिल्म में अधूरी जानकारी दी है। इसने ये तो बताया कि वहां पर 400 पंडित मारे गए थे, लेकिन दोस्तों विवेक अग्निहोत्री ने यह नहीं बताया कि वहां पर जो मुस्लिम थे दोस्तों उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया था। अब समझने वाली बात है दोस्तों कि वहां पर जब मुसलमानों को मौत के घाट उतारा गया, फिल्म में यह भी तत्व था, बताना चाहिए था। और दोस्तों एक मंजू नाम की जिस व्यक्ति का मर्डर किया गया था, उसमें उसका गवाह कौन है दोस्तों? उसका गवाह मुस्लिम ही है, जो कि उस हिंदू बहन को इंसाफ दिलाने के लिए गवाह बना था। आपको बताता चलूं दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि देश में नफरत फैलाई जा सके, और यह नफरत कौन फैलाना चाहता है आप अच्छे जानते हैं, मोदी सरकार। क्योंकि विवेक अग्निहोत्री कोई और नहीं बल्कि वो शख्स है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चमचा है। ये इनकी हर चीज में हाँ में हाँ मिलाता है, हर चीज में दोस्तों बढ़ावा देता है। तो विवेक अग्निहोत्री एक वो इंसान है दोस्तों जो बीजेपी का सहारा बनता है और बीजेपी में कहीं ना कहीं बैठकर बीजेपी की चाटुकारिता करता है। इसलिए मोदी ने इसकी फिल्म को टैक्स फ्री तो कर ही दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन दोस्तों इस पर ऐसा लग रहा है कि लगता पैसा भी मोदी सरकार ने ही लगा डाला। चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का सीक्रेट प्लान। स्वामी प्रसाद मौर्य का हारने के बाद भी दोस्तों आपको बता दें, अब स्वामी प्रसाद मौर्य को सांसद भेजा जाएगा। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों, अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य हार चुके हैं चुनाव, बुरी तरीके से हारे, लेकिन दोस्तों अखिलेश ने सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया। दरअसल आपको बता दें, अखिलेश यादव करहल सीट से दोस्तों भारी
भारी वोटों के मतों से जीते। अब दोस्तों आपको बता दें उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव में दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव अपनी सीट छोड़कर करहल से स्वामी प्रसाद मौर्य को लड़ाएंगे। ये सीट दोस्तों बहुत ही सेफ मानी जाती है, यहां से स्वामी प्रसाद मौर्य जीत जाएंगे, अखिलेश का ऐसा मानना ही है। अखिलेश जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को उसके बाद दोस्तों भेजेंगे विधानसभा। अब आप समझ सकते हैं विपक्ष के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारने की अखिलेश यादव ने पूरी रणनीति बना ली है, क्योंकि दोस्तों अगर पिछली बार के वोट देखे जाए तो अखिलेश यादव का जो वोट परसेंटेज था वो महज दोस्तों 10.1 था और उनको वोट मिले थे 37 सीटें सिर्फ। लेकिन अब की बार दोस्तों अखिलेश यादव का ये वोट परसेंटेज बढ़कर उनका 112 हो गया है। हालांकि दोस्तों यहां पर अखिलेश का जो परसेंटेज है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, 3.1 हो गया, यानी कि 131। अब दोस्तों 3.1 यानी कि 31 अब दोस्तों यह सवाल उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश करहल सीट से लड़ा रहा है और अखिलेश ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है, क्योंकि अखिलेश दोस्तों आगे की राजनीति को सोचकर चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से पिछड़े वर्ग के जो लोग थे दोस्तों उन लोगों ने जमकर अखिलेश यादव को वोट दिया और यही कारण है जो अब अखिलेश यादव ने आगे का प्लान बनाते हुए मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने दोस्तों पहुंचाया अखिलेश यादव को भारी नुकसान। जहां जहां दोस्तों अखिलेश यादव के प्रत्याशियों को हजार 200 वोटों की जरूरत थी, वहां वहां जो एएमआई के वो थे दोस्तों आपको बता दें प्रत्याशी, उन्होंने 5-5 हजार 4-4 हजार वोटों से जो यहाँ पर इनकी हार हुई है। बताते हैं कहां कहां का कि ये मामला है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ओवैसी और मायावती ये दो नाम ऐसे थे जिन्होंने आपके समाजवादी पार्टी की बैंड बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मैं आपको एक एक कर सीटें बताता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी को कुल कितने वोट मिले थे। आपको बताता चलूं दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी को कुल 4,51,000 के करीब वोट मिले थे, कुल मिले थे, यानी कि पूरे जितने भी वोट मिले वो 4,51,000 फीसदी के लगभग वोट मिले थे एएमआई को। अब आप सोचेंगे इसमें समाजवादी पार्टी का क्या क्या नुकसान हुआ है। सबसे पहली सीट आ जाती है दोस्तों मुरादाबाद की। मुरादाबाद में दोस्तों आपको बता दें 78 वोटों से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हार गया मुरादाबाद से। और यहां पर एएमआई के जो यहां पर आपको बता दें दोस्तों वाक़िर रशीद को कितने मिले हैं वोट, 2661, यानी कि 2661 वोट मिले। और अखिलेश यादव का प्रत्याशी कितने वोट से हारा है दोस्तों वहां पर मुरादाबाद में, महज 78 सीट से, यानी कि जो जो एएमआई के प्रमुख यहां पर इनको 2661 वोट मिले। तो यही वोट दोस्तों अगर वाक़िर रशीद के समाजवादी पार्टी को मिलते तो यहां पर मुरादाबाद में भी जो अखिलेश यादव का प्रत्याशी था वो जीत जाता है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है बाराबंकी की। बाराबंकी में भी दोस्तों सेम टू सेम यही हुआ। आपको बता दूं दोस्तों बाराबंकी की सीट से जो यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी का नेता था वो दोस्तों आपको बता दें 8,583 वोट जो है एएमआई के प्रमुख को मिले। और जो यहां पर हारने वाले की जो संख्या थी दोस्तों वो महज 593 वोट की थी। अब आप समझिए यही है, अगर जो एएमआई के प्रमुख को जो वोट मिले थे 8,583, सिर्फ समाजवादी पार्टी को 500 कुछ वोट चाहिए थे। और अगर यहां पर एएमआई खेल नहीं बिगाड़ती दोस्तों तो जाहिर सी बात थी ये वोट अखिलेश यादव के खाते में आते। उसके बाद भी दोस्तों और कई सीटें हैं। सहारनपुर की सीट है दोस्तों, यहां से आपको बता दें सिर्फ 300, समझिए 300 जो है यहां पर वोटों की कमी से हार गया सपा का प्रत्याशी। और यहां पर आपको बता दें 593 वोट कौन ले गया, एएमआई का प्रमुख। यानी कि ये 500 में से अगर 300 वोट अखिलेश को मिल जाते तो यहां पर भी अखिलेश की सहारनपुर में जीत हो जाती। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव को हराने का काम किया है इसमें अखिलेश को बहुत ही नुकसान पहुंचा है। हालांकि हम ये मानते हैं दोस्तों कि ये वोट कहां गए होंगे, आप भी समझ सकते हैं। 5 लाख के लगभग ये वोट थे और ये वोट मुस्लिमों के बट गए। तो कुछ भी आप कितना ही समझा लो कि एकजुट होकर वोट देना, लेकिन कुछ लोग दोस्तों भटक ही जाते हैं और वो कुछ लोग ही एएमआई के पल्ले पड़ गए। इससे कहीं ना कहीं अखिलेश की सीटें बढ़ती दोस्तों। जादुई आंकड़ा 202 था। कुछ सीटें, हालांकि ये बात सच है कि समाजवादी पार्टी की कुछ सीटें जो मायावती है दोस्तों वो ले गई, वरना अखिलेश यादव की जीत पक्की थी, उन्हें कोई जीतने से रोक नहीं सकता था। हालांकि अब ये बातें करना बेईमानी है दोस्तों, क्योंकि जो ओवैसी को करना था वो ओवैसी ने कर दिया, जो मायावती को करना था वो मायावती ने कर दिया। अब इस चीज का कोई मतलब रह नहीं गया है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं एक जीतता है एक हारता है, और वही काम इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया है। फिलहाल अखिलेश के लिए दोस्तों आने वाले वक्त में ऊपर वाले ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा,
तो चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म बनी है दोस्तों, अब उस पर केरल कांग्रेस का एक ट्वीट निकलकर सामने आया। ये ट्वीट दोस्तों विवेक अग्निहोत्री की पोल खोलता है कि इसने फिल्म में कैसे अधूरी जानकारी दी है। जैसे दोस्तों मोदी सरकार क्या करती है कि अगर आपने इन्हें जिता दिया कांग्रेस को तो ये मुसलमानों का साथ देंगे और फिर आप समझिए वही होंगे देश में दंगे होंगे। यही कहकर बीजेपी दोस्तों क्या करती है, चुनाव जीतती है। और अब यही का ये जो फिल्म का यहां पर प्रोड्यूसर है दोस्तों विवेक अग्निहोत्री, जिसने फिल्म डायरेक्ट की है, विवेक अग्निहोत्री ने इस पे अधूरी जानकारी दी। अधूरी जानकारी देने पर दोस्तों जो अब कांग्रेस है, केरल कांग्रेस है, वो भड़क गई है। केरल कांग्रेस का कहना है कि यह बात सच है कि वहां पर 399 पंडितों की जान गई, उसके बाद पंडितों को पलायन करना पड़ा। लेकिन यह बात भी सच है कि वहां पर सिर्फ पंडितों की तो 399 पंडितों की ही जान गई थी, लेकिन वहां पर 15,000 मुसलमानों की जान गई थी। आखिरकार विवेक अग्निहोत्री इतनी ही अच्छी फिल्म बनाना जानता है तो उसने फिल्म में सच्चाई क्यों नहीं बताई, क्यों नहीं बताया उसने कि इसमें 15,000 मुसलमान मारे गए थे। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस फिल्म के जरिए नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस फिल्म के जरिए यह बताया जा रहा है कि देश में किस तरीके नफरत फैलाना। और दोस्तों खास कर जो भाजपा शासित राज्य है वहां पर इसको टैक्स फ्री कर दिया गया सरकार द्वारा कि जाइए और सब फिल्म देखिए और फिल्म देखकर आकर मुसलमानों से नफरत कीजिए। जाहिर सी बात है यही सिखाना चाह रहा होंगे। जबकि दोस्तों ये किसने किया था, ये आतंकवादियों ने किया था। और आतंकवादी दोस्तों ना किसी का भाई होता है, ना किसी का बाप होता है, ना किसी का बेटा होता है। आतंकवादी आतंकवादी ही होता है। उसने 15,000 मुसलमानों को मार दिया, आप समझिए। लेकिन इस चीज को मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है। तो पहले विवेक अग्निहोत्री दोस्तों पहले खुद समझे कि उसने फिल्म में क्या बताया है। उल्टी सीधी फिल्म बनाकर हमारे देश के मासूम भोले भाले लोगों का दिमाग जो है वो भ्रष्ट किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि बीजेपी का बहुत जल्दी सफाया होने वाला है। कांग्रेस नहीं तो आप करेगी, लेकिन कोई तो बीजेपी का सफाया करेगा। क्योंकि दोस्तों अब बीजेपी क्या है कि उड़ने लगी हवाओं में, और जब कोई उड़ने लगता है तो उसके पर काटना बहुत जरूरी हो जाता है। और अब बीजेपी के पर कटेंगे दोस्तों, ये कोई भी काटे, चाहे आम आदमी पार्टी कांग्रेस काटे। मुझे तो लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी को अपने होश और जोश में आना चाहिए। और इस तरीके की जो देश में हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को भिड़वाने की साजिशें की जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है। अब दोस्तों 5 राज्यों के चुनाव तो निकल गए, अब बारी है 2023 के 5 राज्यों के चुनाव की। तो जानबूझकर मोदी सरकार का ये विवेक अग्निहोत्री है, जो कि मोदी सरकार का चाटुकार माना जाता है, इनके हर गलत फैसले में सपोर्ट करता है, ये यहीं पर नहीं रुका। इसने सलमान खान को भी घेर लिया कि मैं कौन होता हूं, द कपिल शर्मा शो में जाने वाला। ये तो जो है यहाँ पर प्रोड्यूसर करता है कौन आएगा कौन जाएगा, यानी कि सलमान खान पर भी इसने निशाना साधा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मुकेश साहनी के बागी सुर, क्या बीजेपी एनडीए में पड़ गई है फूट। जी आपको बता दें दोस्तों, लगता है बीजेपी का गेम ओवर होने वाला है। लगता है तेजस्वी यादव की जुबान फल गई है। और दोस्तों अब लगता है कि बिहार में नीतीश का जो गठबंधन बना हुआ है वो टूटने वाला है। ये हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये खुद बीजेपी के नेताओं के बोल बता रहा है, खुद नीतीश के नेताओं के बोल बता रहा है कि अब इनमें और उनमें आपस में बन नहीं रही है। सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। नीतीश ने एक जो अभी हुआ था, बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ बदतमीजी की गई थी, उन पुलिस वालों को निकालने की बात की गई थी, लेकिन नीतीश ने उनके ऊपर जांच बिठाई कि पहले जांच होगी क्या हुआ था, बीजेपी नेताओं के साथ बदतमीजी की गई थी या नहीं की गई थी, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। जिसके बाद दोस्तों इस मामले ने तुल पकड़ा। नीतीश ने एक बार इसका संसद में जवाब दे दिया, लेकिन कल फिर दोस्तों संसद में यही आवाजें गूंजने लगी और नीतीश के ऊपर सवाल उठने लगे। नीतीश को उल्टी सीधी चीजें बोलने लगे बीजेपी के नेता, जिसके बाद नीतीश कुमार का दिमाग घूम गया। नीतीश कुमार ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा कि आप लोगों के पास हक नहीं है कि आप इस पर बार बार इस मुद्दे पर यहां पर चर्चा करें, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। नीतीश ने कहा कि हमने इस पर पहले ही जांच बिठा दी है, ना हम गुनहगारों को बचाते हैं और ना गुनहगारों को बचाने का हमारा काम है, ना फंसाने का काम है। जो भी कमेटी जांच कमेटी में निकलकर सामने आएगा उनके साथ वही किया जाएगा। लेकिन दोस्तों बीजेपी के नेता जानबूझकर नीतीश को तंग कर रहे हैं, बार बार उन्हें टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें गलती नीतीश की भी है। जो बोया है वही काटोगे। अगर बीजेपी के साथ आप गए हो तो समझो आपके बीजेपी क्या करना चाह रही है। अगर दोस्तों अभी नीतीश तेजस्वी यादव के साथ होते तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि इनकी पार्टी और मजबूत होती, क्योंकि तेजस्वी यादव एक ऐसे नेता है दोस्तों जिन्होंने न सिर्फ सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, बल्कि यह माना ही जा रहा था कि अब की बार तो तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा बनेंगे। ठीक है नहीं बन पाए, अगली बार बन जाएंगे, लेकिन दोस्तों तेजस्वी यादव ने वहां पर एक माहौल बनाया था
एक मस्त राजनीति का गठन कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों वहां पर बीजेपी ने भसड़ बोई है, जिस तरीके से एक के बाद एक अब नीतीश पर ही हमला बोल रहा है बीजेपी के नेता, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि अब दोस्तों ज्यादा दिन तक बीजेपी और एनडीए का तालमेल बैठने वाला नहीं है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब सरकार बनी थी तभी कई लोगों ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी कि अब ज्यादा दिन तक बीजेपी और नीतीश की जमेगी नहीं। इसके दो रीजन है दोस्तों, और दो रीजन क्यों है मैं बताता हूं। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में दोस्तों शिवसेना के साथ मिलकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। शिवसेना की वजह से बीजेपी को भी अच्छी सीटें मिल गई और वो महाराष्ट्र में चुनाव जीत गए। महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद दोस्तों आपको याद हो कि वहां पर शिवसेना को, यानी कि जो प्रभारी है दोस्तों उद्धव ठाकरे से कह दिया कि हम तुम्हें ही जो है सीएम बनाएंगे। लेकिन उसके बाद जीतने के बाद दोस्तों उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने से मना कर दिया मोदी सरकार ने। यही कारण था जो शिवसेना और बीजेपी में दरार पड़ गई और दोनों पार्टियां अलग अलग हो गई। शिवसेना के ऐसा करने के बाद दोस्तों आपको बता दें बीजेपी पर कई गाजे गिनी। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि बीजेपी ने क्या करा हारने के बाद कि उनको धोखा दे दिया उद्धव ठाकरे को, लेकिन बीजेपी और अगाड़ी यानी कि एनसीपी ने उनका समर्थन किया और उनकी पार्टी बनवाई और उद्धव ठाकरे को सीएम बना दिया। अब दोस्तों बीजेपी आए दिन ये कोशिश करती है कि वो वहां की सरकार गिरा दे। वैसा का वैसा ही दोस्तों अंदर ही अंदर दीमक की तरह बीजेपी के नेता नीतीश को खाना चाह रहा है कि इनकी पार्टी को धीरे धीरे खोखला कर दे, जैसा कि महाराष्ट्र में किया था, और फिर खुद अकेले सत्ता पर काबिज पा लें। मोदी सरकार का आप इतिहास और रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, इनकी राजनीति ऐसी होती जिसके साथ होते हैं लोग धीरे धीरे कर उसी को खा जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इमरान खान की भारत को धमकी। बोले भारत ने हमारे ऊपर मिसाइल गिरा दी, अगर हम चाहते तो हम भी मिसाइल का जवाब मिसाइल से दे सकते थे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बताया जा रहा है भारत की तरफ से जो एक मिसाइल दागी गई थी वो गलती से सेना के लोगों से चला दी गई थी। अब दोस्तों गलती से कहा जा रहा है भारत की तरफ से, तो इमरान खान का इस पर जवाब आया था। इमरान खान ने कहा कि भारत ने जानबूझकर हमारे ऊपर मिसाइल गिराई है। ये बहाना बना रहा है कि मिसाइल धोखे से चल गई। क्या कोई मिसाइल धोखे से चल सकती है दोस्तों? इसके ऊपर इमरान खान ने सवाल उठाए। लेकिन दोस्तों भारत ने साफ साफ कहा है कि ये मिसाइल धोखे से चल गई है। बट यहाँ पर पाकिस्तान के इमरान खान ने भारत को धमकी दे दी, चेतावनी दे दी है कि अगर हम चाहते तो हम भी मिसाइल दाग सकते थे भारत पर, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने समझदारी से काम लिया। इस तरीके की बातें दोस्तों इमरान खान करते हुए नजर आए हैं। अब ये बताइए कि ये बातें सही हैं या गलत है, क्योंकि भैया यहाँ पर ये तो साफ दिखाई दे रहा है एक बार जब पाकिस्तान पर मिसाइलें दागी गई थी तो वहां पर कई बच्चों की जानें चली गई थी। लेकिन अब इस मामले को लेकर इमरान खान ने तुल बना दिया। दरअसल मामला ये भी है कि वहां पर पाकिस्तान में चुनाव होने वाले, बताया जा रहा है कि इमरान खान की कुर्सी बचना बहुत ही मुश्किल है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार भारत इसका कैसे जवाब देता है। फिलहाल दोस्तों हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में घंटी आएगी इसको भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप सच्ची खबरों से दोस्तों जुड़े रहें, क्योंकि हम लेकर आते हैं।